नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। पिछले वाले वीडियो में हमने जो आवर्त सारणी का इतिहास था उनमें से डोबे-रायनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी देख ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके खोजकर्ता की। आधुनिक आवर्त सारणी के जो खोजकर्ता है प्रमुख रूप से वो कौन है? हेनरी मोजले। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तब आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीफ को कहा जाता है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछा जाए तो हेनरी मोजले कहलाएगा। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोजले कहलाएगा। सेकंड बात करता हूँ मैं, जो आधुनिक आवर्त नियम है वो क्या है? ये आधुनिक आवर्त सारणी है, हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी दी थी वह परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो उन्होंने इस प्रकार से ही उसका आवर्ती नियम दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो आधुनिक आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म, भौतिक या रासायनिक दोनों गुणधर्म हो सकते हैं, तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने आवर्ती नियम दिया कि जितने भी तत्व हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। सीधा कहने का मतलब है कि इन्होंने बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया। और आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 वर्ग हैं तथा 7 आवर्त प्रेजेंट हैं। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ दोष थे जिसका सुधार किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किए गए। उनमें से सबसे पहला है, उसको देखेंगे, जो समस्थानिकों की स्थिति थी। समस्थानिकों की स्थिति थी, जो मेंडलीफ था वो उसको सोल्व नहीं कर पाए कि कौन सा समस्थानिक कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि उसकी जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। जबकि इसने क्या किया? आवर्त सारणी का जो प्रमुख आधार लिया वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक लिया। इसलिए समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई, क्योंकि समस्थानिक क्या होते हैं कि उनके परमाणु क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक ही स्थान पर एक समूह में रखे गए। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी समस्थानिक है उनको, जिनके परमाणु क्रमांक समान है, उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया। दूसरी बात, जो उन्होंने परमाणु संख्या कोबाल्ट है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 27 है, वह निकेल से पहले आएगा। वो इस प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पाए कि कोबाल्ट है वो निकेल से पहले क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उसके द्रव्यमान के अनुसार एडजस्ट किया था, इसलिए वहाँ पर जो कोबाल्ट है वो निकेल से पहले नहीं आ सकता था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ? कोबाल्ट है जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकेल से पहले आएगा। ठीक है, क्यों? उसका परमाणु क्रमांक कितना है? कोबाल्ट का 27 है, जबकि निकेल का कितना है? 28 है। ठीक है, तो तीसरी उसकी जो कमी थी उसको भी पूर्ण किया। तो परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या में होती है, परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या में होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी या परमाणु द्रव्यमान को भिन्नों के रूप में लिया था बढ़ते हुए, यानी कि उन्होंने कहा कि कोई तत्व हैं उनके मध्य दूसरा तत्व आ सकता है, भिन्न का मतलब यही हुआ। तो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें इस बात को सॉर्ट आउट किया गया कि जो परमाणु है, जो अब तत्व खोजे गए हैं, उनकी परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या में होगी, भिन्नों में नहीं होगी। यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, उनके बीच में भविष्य में कोई भी तत्व नहीं आएगा। यह बात की हेनरी मोजले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत। अब मैं बात करता हूँ परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी देखते हैं। परमाणु संख्या को सबसे पहले तो Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। जब परमाणु संख्या तत्व में या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या किसे कहेंगे? जो तत्व है उसके जो नाभिक है उसमें जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे उसकी परमाणु संख्या उतनी ही होगी। दूसरी बात मैं कहूँ, अगर कोई उदासीन परमाणु है तो उस कंडीशन में हम उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी हम परमाणु संख्या कह सकते हैं, क्योंकि उदासीन परमाणु का मतलब हुआ जितने प्रोटॉन है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो
बात वहीं पे आ गई, जितने प्रोटॉन होंगे उसकी उतनी ही परमाणु संख्या होगी। अगर उदासीन अवस्था है तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या को डिनोट कर सकती है जब परमाणु उदासीन हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ परमाणु क्रमांक के बारे में। जो बात मैंने कही उसको देखते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जिसे पी से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, तो उदासीन परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन को ई से मैं प्रदर्शित करूँगा। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ कि किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों, किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, यानी कि कोष की संख्या समान होती है प्रत्येक आवर्त के अंदर। पहले आवर्त में एक कोष पाया जाएगा, दूसरे आवर्त में 2 कोष, तीसरे में 3, इस प्रकार से, यानी प्रत्येक आवर्त में कोष की संख्या बराबर होगी। जितने भी तत्व होंगे उनमें कोषों की संख्या क्या होगी, बराबर। जैसे कि मैं एग्जांपल देखता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये दे रखा है, लिथियम दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ मैं, तो क्या देखता हूँ कि जो 1s2 और 2s1, लिथियम का क्या है 1s2 और 2s1, दूसरा बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरोन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर देखो लास्ट बाह्यतम जो कोष है वो कौन सा होगा, लिथियम में भी 2 नंबर का कोष है। ठीक है, जबकि बेरिलियम में भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का कोष है। बोरोन में भी 2 नंबर का, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें सभी में क्या है, बाह्यतम कोष 2 है। इन सभी में कोषों की संख्या क्या है भाई, समान है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ हीलियम के। हीलियम को मैं प्रदर्शित करता हूँ, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कर रहा हूँ 1s2 से। अब इसमें जो 1 है, 1 क्या दर्शाएगा, यहाँ पर कोष की संख्या कक्षा को बताएगा, जबकि S है ये उपकोष को दर्शाता है। S किसको दर्शाएगा, उपकोष को। जैसे कि S, P, D, F ये क्या है, उस उपकोष आएंगे। जो ऊपर 1s2 ये 2 आ रहा है, ये किसको दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कि एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि एक ही वर्ग में सभी तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जो आवर्त में तो क्या होगी, कोषों की संख्या समान होगी, जबकि वर्ग में क्या होगी, सभी तत्वों के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। लिथियम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2 और 1। ठीक है, सोडियम का लिखते हैं 2 8 1, पोटेशियम का लिखते हैं 2 8 8 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लास्ट में आ रहा है, जैसे कि 2 हाइड्रोजन में 1 आ रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन लिथियम में भी 1 आ रहा है, सोडियम में भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, पोटेशियम में भी कितना आ रहा है, यानी कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बाह्यतम कोष में जो दिखा रखा है 1 1 1, ये संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रही, यानी कि ये सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ कि सभी तत्व हैं जितने भी, उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ, वर्ग या समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि वर्ग या समूह में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि आवर्त की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n² द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं उसकी संख्या का मान 2n² सूत्र से ज्ञात किया जाता है, जहाँ पर n क्या है, दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। n किसको दर्शाता है, दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। यानी पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1। दूसरे कोष में पूछी जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आएगी। तीसरे कोष में पूछा जाए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे तो संख्या आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है कि पहला कोष है, जैसे कि के कोष है, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उसके लिए सूत्र में मान रखा 2n² वाले n की जगह 1 रखा तो आंसर आया 2, यानी कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जा सकती है, 2। जबकि l कोष है जिसके लिए n की वैल्यू 2 होती है, उसमें यहाँ पर सूत्र में रखा n की जगह 2 रखा तो आंसर आया हमारे पास 8, यानी कि दूसरे कोष या l कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जा सकती है, 8। जबकि तीसरा कोष है m कोष, उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो n की जगह हमने 3 रखा तो अधिकतम संख्या आई 8, यानी कि तीसरे कोष में हम अधिकतम 18 कितने आए, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। आवर्त सारणी में जो तत्व है उनकी स्थिति क्या है,
और उसकी रासायनिक क्रियाशीलता को भी बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्वों द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा तत्व में जो वो तत्व किसी के साथ कितने बंध बनाएगा और उनका प्रारूप क्या होगा, उनकी संख्या क्या होगी, वह निर्धारित करती है कौन, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको निर्धारित करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।